नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर वाद्य यंत्र टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने तत्वाद्य को कंप्लीट कर लिया था। आज जैसा कि आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक दे के बजाया जाए वो क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। तो जुड़िएगा मेरे साथ। सुशीर वाद्य यंत्र परिभाषा: ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण लकड़ी धातु से किया गया हो तथा उनमें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती हो, वो क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई। शहनाई। तो कल हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताना। हम बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। हम इन्हें बांट सकते हैं क्या? बिल्कुल। किस आधार पे बांट सकते हैं? तो निर्माण सामग्री के आधार पे। ये मतलब धातु से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? तो निर्माण सामग्री के आधार पे इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 3 वर्गों में। जैसे बांस, लकड़ी और तुम्बी से निर्मित। एक तो हो जाएगा आपके लकड़ी, तुम्बी या बांस से निर्मित, एक हो जाएगा धातु से निर्मित, और एक हो जाएगा नैसर्गिक या प्राकृतिक। जैसे मान लो शंख है, ये तो प्रकृति से बन के आता है। तो ऐसे कोई प्रकृति की चीजें हैं तो वो प्राकृतिक, ठीक है। और कोई लोहे से, पीतल से, धातु से बने हुए तो वो धातु से निर्मित। और इसके अलावा कुछ बांस की लकड़ी से, है ना, और तुम्बी से बने हुए होते हैं। तो ऐसे सुशीर वाद्य यंत्रों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो भैया आप जानते हो सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं। इनको याद रखने के लिए एक हल्की सी मैं ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ। उसी ट्रिक के आधार पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देखो, ए नातू बाबा, ए नातू बाबा, ए नातू बाबा, बूने उस, बूने उस, बूने उस। आप समझो, लगभग मारवाड़ी सारे जानते होंगे। आपको पता होगा, जब भी कहीं ब्याह शादी ओसर मोसर होता है, जीमण होता है, तो हम आपस में मिल बांट के ही एक दूसरे को पुरस्कारी करते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं। कोई चीज होती है वो, और बैठ के एक पंगत में बढ़िया तरीके से भोजन किया जाता है। तो मान लो एक बुजुर्ग आदमी है जिनका नाम है नाथू बाबा। अब आप कह रहे हो नाथू बाबा को, नाथू बाबा की घरवाली आ रखी है बू, दादी को। आपको पता होगा जो पुरानी डोकरियां होती है, दादी होती है, उन्हें हम बू भी कहते हैं कि ये कौन है, ये बू है। तो ऐसे ही आप क्या कह रहे हो, ए नातू बाबा बू ने पुस। इस बू को पूछना है। क्या पूछना है? मान लो काजू कतली है, हलवा है, पूड़ी है, जो भी चीज है। लेकिन नातू बाबा के बू के आपस में बनती नहीं है। इसीलिए नातू बाबा वापिस आपको क्या कह रहा है, बू को तो तू पूछ दे या तेरे मामा को बोल दे। तो आप वापिस क्या कह रहे हो, मामू मोसी सू सीख सी, मामू मोसी सू सीख सी। मामू को अभी पुष्कारी करना नहीं आता, मामू मोसी सू सीख सी। तो 2 स्टेप में याद रखना है। ए नातू बाबा बू ने पुस, ए नातू बाबा बू ने पुस, मामू मोसी सू सीख सी, 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 सीख सी। मामू को अभी पुष्कारी करना नहीं आता, मामू छोटा है, मामू अभी मौसी से सीखेगा। तो देखो याद कैसे रखोगे, एक ही लंबी लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं है। ए ना तू बाबा बू ने पुस, मामू मौसी सु सीख सी। ए से अलगोजा, ना से नागफणी, तू से तुरई, बा से बांकिया, बा से बांसुरी, भू से भूंगड़, ने से नड़, पू से पूंगी, से सेनई। देखो एकदम क्रम में चले, एक एक वर्ड भी सिंगल नहीं छूट रहा। ए नातू बाबा बू ने पुस, ए नातू बाबा बू ने पुस। तो ए से अलगोजा, ना से नागफणी, तू से तुरई, बा से बांकिया, बा से बांसुरी, भू से भूंगड़, ने से नड़, पू से पूंगी, से सेनई। फिर देखो, मामू मौसी सु सीख सी। मामू को अभी पुस्कारी करना नहीं आता, वो मौसी से सीखेगा। तो माँ से मसक, मुंह से मुरला, मो से मोरचंग, सी से सिंगा, सू से सुरनई, सी से सिंगी, और के से करना। आगे वाले सी को छोड़ दो। तो अपने आप ही ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हैं, ये कैसे हैं भैया? फूंक दे के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। इसका मतलब कैसे वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इन्हीं सुशीर वाद्य यंत्रों को हम क्रम से लेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने लिखाया इसी टाइप में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अलगोजा।
ये रहे अलगोजा। इन्हीं अलगोजा की हम बात कर लेते हैं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। सुशीर वाद्य यंत्रों में हम देखने वाले हैं अलगोजा, तो आप देखने का प्रयास करें। अलगोजा का अन्य नाम क्या है? अलगोजा को कहते हैं बीन। भैया ध्यान रखना, पुंगी को भी कहते हैं बीन। हकीकत में तो पुंगी का नाम बीन है, लेकिन अलगोजा को बीन कहाँ कहते हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन कहते हैं। लेकिन मेन बीन किसे कहेंगे? पुंगी को, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अलगोजा को और क्या कहते हैं? बीन। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में कहते हैं। अलगोजा का निर्माण किससे होता है? बांस की दो नलियों से। आप चित्र को देखें, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये बांस की दो नलियां हैं, और इन्हीं बांस की दो नलियों से देखें, आप आराम से समझ रहे होंगे, ये दो बांस की नलियां, इनको मुंह में रख के और बजाया जाता है, तो ये क्या है? अलगोजा। तो बांस की दो नलियों से बना है अलगोजा, और इसका वादन हाड़ौती क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान में होता है। कौन करते हैं? भील और कालबेलिया जाति के लोग। कालबेलिया जाति के लोग और भील जाति के लोग किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारां, झालाड़, वो हाड़ौती क्षेत्र है। और पश्चिमी राजस्थान में लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या बजाया जाता है? अलगोजा। भील और कालबेलिया जाति के लोग क्या बजाते हैं? अलगोजा। और भैया अलगोजा के प्रकार तो देखो, एक तो होता है सिंधी अलगोजा, आप समझ गए होंगे, सिंध प्रदेश में इसे बीन भी कहते हैं। तो एक तो होता है सिंधी अलगोजा, एक होता है ढूंढाड़ी अलगोजा। तो अलगोजा भी दो प्रकार का है, एक तो सिंधी अलगोजा, एक है ढूंढाड़ी अलगोजा। आप जानते हो ना, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। तो अलगोजे की बात कर रहे हैं, वापस देखें, सिंध प्रदेश में, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन कहते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, पुंगी को बीन कहते हैं। अपने तो ज्यादातर याद रखना है, पुंगी को बीन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अलगोजा को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो आपको बताना है बीन। और अलगोजा का निर्माण दो बांस की नलियों से हो रहा है, और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर और पश्चिमी राजस्थान में इसका वादन करते हैं। कौन करते हैं? भील और कालबेलिया जाति के लोग। और अलगोजा के प्रकार सिंधी अलगोजा और ढूंढाड़ी अलगोजा। इसी अलगोजा की बात करते हैं। देखो, ये जो अलगोजा होता है, इसमें छेद कितना होते हैं? मुख्यतया 6 छेद होते हैं। लेकिन आपको पता है, कुछ नलियों में 7 होते हैं, कुछ में 9 होते हैं। लेकिन ज्यादातर अलगोजे की जो दो नलियां हैं, दो पाइप हैं, इनमें छेद कितने होते हैं? 6 छेद होते हैं। प्रमुख वादक कौन कौन हुए अलगोजा के? तो देखो, धोंदे खां, कपड़ा है, मेल में है, इसको धोदे, धोदे खां, धोदे खां, तो धोंदे खां। और है तगाराम भील, और है बादल भील, तगाराम भील, बादल भील, याकूब भील और इडू खान। ये सब के सब जो भी खान और भील हैं, ये सिंधी अलगोजा बजाते हैं। वापिस देखें, धोंदे खां, धोदे खां, धोदे खां, कपड़े को धोदे खां, धोंदे खां। और है तगाराम भील, तगाराम भील, बादल भील, याकूब भील और इडू खान। ये क्या बजाते हैं? सिंधी अलगोजा। बस याद रख लेना, इनका संबंध किससे है? अलगोजा से। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है रामनाथ चौधरी, ये पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं। और खास बात क्या है, ये ढूंढाड़ी अलगोजा बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? तो ये भैया नाक से बजाते हैं। बाकी वाले मुंह में दो पाइप डाल के अलगोजा बजाएंगे, लेकिन भैया ये नाक में ये अलगोजे को डाल के बजाते हैं। तो नाक से अलगोजा बजाने वाले कौन है? रामनाथ चौधरी। ऐसा काम तो ये चौधरी बाबा ही कर सकता है भैया। अब बात करते हैं, ये जो अलगोजा है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें दो बांसुरियां होती है, जिनमें एक छोटी और एक बड़ी बांसुरी होती है। अलगोजा कुछ नहीं, दो बांसुरियां, एक छोटी और एक बड़ी, ये जोड़ी में बजाया जाता है, तो इसे इसी को कहते हैं अलगोजा। और ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ ले, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? अलगोजा। अब हम राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह है, मोटे मोटे रूप से मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल। इसके अलावा बात कर ले, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल। इसके अलावा राज्य खेल बास्केटबॉल। राज्य गीत तो आप बता सकते हो केसरिया वालम, आओ नी पधारो मारे देश। और राज्य नृत्य घूमर, घूमर। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? राज्य नृत्य हमने किसको दर्जा दे रखा है? घूमर को। तो ये जो भी चीजें हैं, हमारे जो भी चीजें, जैसे आपसे पूछ ले राज्य पशु चिंकारा, लेकिन राज्य पालतू पशु ऊंट। तो ये जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह है, इनके बारे में थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखा करें। और आपसे पूछ ले राज्य पक्षी, तो वो कौन सा है? गोडाउन, गोडाउन। तो ये चीजें आपको लगभग लगभग याद रहनी चाहिए, तो दिमाग में रखना। अभी हमने बात की है राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? अलगोजा।
मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। कुछ नहीं है, दो बांसुरियां हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से जोड़ी में बजाया जाता है। ये क्या है? अलगोजा। और अलगोजे को आपको पता होगा ज्यादातर मुख से बजाते हैं, लेकिन रामनाथ चौधरी हैं पदमपुरा जयपुर के हैं, वो नाक से बजाते हैं। तो भैया ये देखो, ये रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के नाक से इसका वादन करते हैं। और कौन सा बजाते हैं? ढूंढाड़ी अलगोजा। दो प्रकार के अलगोजा होते हैं, एक तो सिंधी अलगोजा और एक ढूंढाड़ी अलगोजा। वापिस देखें, अलगोजा को पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में बीन कहते हैं। बांस की दो नलियां होती है और उन्हीं को बजाया जाता है, और वही क्या है? अलगोजा। हाड़ौती क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान में भील और कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। सिंधी अलगोजा और ढूंढाड़ी अलगोजा दो अलगोजे के प्रकार होते हैं। और फिर इसमें मुख्यतः अलगोजे में 6 छेद होते हैं। और भैया प्रमुख वादक कौन है? धोंदे खां। इसके अलावा तगाराम भील, बादल भील, तगाराम भील, बादल भील, याकूब भील, इडू खान, ये सिंधी अलगोजा बजाते हैं। रामनाथ चौधरी ढूंढाड़ी अलगोजा बजाते हैं। पदमपुरा जयपुर के हैं, जय मतलब जयपुर, और वादन नाक से करते हैं। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। बस कुछ नहीं है, इसमें दो बांसुरियां, एक छोटी बांसुरी एक बड़ी बांसुरी होती है, और ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो ये अलगोजा की हमने बात की। अब देखो, ए नातू बाबा, तो ना से नागफणी, तू से तुरई, हम देख लेते हैं नागफणी। ये नागफणी क्या आपको जैसे दिख रहा होगा, ये नाग की तरह देखो लपेटे लिए हुए, यही क्या है? नागफणी। तो देखो पित्तल की पतली चादर से यूं मतलब नाग की तरह लपेटे लिए हुए ये वाद्य यंत्र है, ये क्या है? नागफणी। आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। नाग, नाग कैसा है? नाग को हम सर्प कहते हैं, तो आकृति कैसी हो जाएगी? सर्पिलाकार। और नागफणी का वादन कौन करते हैं? साधु सन्यासी। आगे हम देखेंगे शिंगा और शिंगी, उसका भी वादन कौन करेंगे? साधु सन्यासी। और नागफणी का वादन भी कौन करते हैं? साधु सन्यासी। और ये साधुओं की मंडली का वाद्य यंत्र है। जब साधु सारे इकट्ठे हो जाते हैं अपनी मंडली के अंदर, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो कौन सा है? नागफणी। बस नाग की तरह है लपेटे लिए हुए, तो दिमाग में रख ले, ये है नागफणी। और भैया पीतल की पतली चादर से या पीतल धातु से बना हुआ होता है, सर्पिलाकार है। बस नाग से नाम ही निकल रहा अपने आप ही, सर्पिलाकार। दिमाग में रह जाएगा। ये हो गया भैया आपके नागफणी। फिर है तुरई। अपने आप को पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कहते रहते हैं, कोई आदमी यूं मुंह सुझा के बैठ जाता है, तो अपने कहते हैं, अरे क्यों सुझायो रे मुंडो भाई, ओ मुंडो क्यों करियो है? तुरी उज्यूं। तो ये वही तुरी है। दिमाग में रखना, ये तुरी क्या है? पीतल की धातु से बनी है और चिलम के समान है। एक बात याद रखना, चिलम के समान, अगर सुन ले, चिलम के समान आपसे वाद्य यंत्र पूछ ले तो उसमें प्राथमिकता आपको किसको देनी है? शहनाई को। शहनाई को ब्याह शादी के अंदर मांगलिक अवसरों पे बजती है शहनाई, वो होती है चिलम के समान, प्राथमिकता उसको देनी है। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या बताना है? तुरई। ये चिलम के समान है और इसका वादन, इसका नामकरण तुरी क्यों हुआ? तुरी जाति के लोग इसे बजाते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? तुरई। और प्रयोग राज दरबारों में, आपको पता होगा पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे, तो राजा जैसे ही दरबार में आने वाले होते उससे पहले जोर से तुरी बजाई जाती थी और आवाज दी जाती थी, अब राजा जी पधार रहे हैं, और फिर तुर 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 ऐसे करके उसको तुरी को बजाया जाता था। तो राजा के दरबार में बजाते थे तुरई को, और भैया युद्ध स्थलों में बजाते थे तुरई को। जैसे ही मान लो, हालांकि सुन ले, युद्ध को प्रारंभ करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता उसे कहते हैं रणभेरी, लेकिन युद्ध में बीच बीच में जोश देने के लिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो क्या है? तुरई। तो राज दरबारों में और युद्ध स्थलों में तुरई को बजाया जाता है। और विशेषता, इसे मध्यकालीन युद्ध का वाद्य यंत्र माना जाता है। आप जानते हो ना, मध्यकालीन इतिहास में मध्यकाल किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल, वो जो टाइम है उसे मध्यकाल कहते हैं। तो उस टाइम में जो युद्ध होते थे, तो युद्ध में क्या बजाई जाती थी? तुरई। क्योंकि हाथी घोड़े है ना, ये इन पे मतलब युद्ध होते थे, तो आपको पता होगा तुरी बजा के ये एक संकेत दिया जाता था। लेकिन आपसे पूछ ले, युद्ध आरंभ से पूर्व किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो होगा भैया रणभेरी या भूंगड़। युद्ध को आरंभ करने से पूर्व कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? उसका नाम क्या है? रणभेरी या भूंगड़। रणभेरी या भूंगड़। आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तुरई, इतना ही दिमाग में रखना है। पीतल की धातु से बना है, चिलम के समान है, और इसका नामकरण तुरी जाति के लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? तुरई। राजा के दरबारों में इसका प्रयोग होता था और युद्ध में प्रयोग होता था, और मध्यकाल के समय युद्ध का ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता था। लेकिन दिमाग में ये रखना है, युद्ध को आरंभ करने से पूर्व कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? उसका नाम क्या है? रणभेरी, या इसी रणभेरी को और क्या कहते हैं? भूंगड़। तो देखो, ए मतलब अलगोजा, ना मतलब नागफणी, है ना, तू मतलब तुरई, ए नातू बाबा, बा से बांकी और बा से बांसुरी, अपने आप ही याद रह जाएंगे। ए नातू बाबा,
ए नातू बाबा भू ने पूछ, बार बार ऐसे बोले, ए नातू बाबा भू ने पूछ, अपने आप दिमाग में आएगा। ए से अलगोजा, ना से नागफणी, तू से तुरई, बा से बांकिया और बा से बांसुरी। अभी हम देखते हैं तुरई के बाद में देखो ये बांकिया। बांकिया भी आपको पता है कुछ नहीं, इसका नाम बांकिया क्यों है? इसको बांका करके मोड़ के बंक दे के बनाया गया है, इसी कारण इसे बांकिया कहते हैं। तो देखो पीतल की धातु से बना है और इसकी आकृति कैसी होती है? वक्राकार। देखो ये वक्र के आकार का दिख रहा है, वक्राकार, तो बांकिया। और सम्मान किसके समान होगा? बिगुल वाद्य यंत्र के समान होगा। जैसा बिगुल वाद्य यंत्र होता है वैसा ही होता है बांकिया। इसका वादन कब होता है? मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, सगाई, ब्याह, शादी, कोई अच्छे अवसर है तो। और कौन बजाएंगे? सरगड़ा जाति के लोग। इस बांकिया में खास बात आपको क्या याद रखनी है? धातु का तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसका नाम बांकिया क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दो बंक दिए जाते हैं, दो बार मोड़ा जाता है। इसी कारण देखो हमने लिखा है विशेषता, इसमें दो बार बंक या मोड़ दिया जाता है, अतः इसे बांकिया कहते हैं। इसमें दो बार बंक देने के कारण इसका नाम क्या हो गया? बांकिया। और भैया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको पता होगा, हम जैसे डोली है, मिरासी है, ऐसे ही एक जाति होती है सरगड़ा जाति। तो सरगड़ा जाति का जो खानदानी वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है? बांकिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सरगड़ा जाति का जो खानदानी वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है? बांकिया। दो बार बंक देने के कारण, बंक का मतलब होता है मोड़, दो बार बंक देने के कारण इसका नाम क्या हो गया? बांकिया। और ये ढोल व थाली वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। आपको पता होगा ब्याह शादी में ढोल बजाते हैं, थाली बजाते हैं। अब ये मत कह देना गुरुजी किसी के टाबर टिंगर होता है तो थाली बजाते हैं। बिल्कुल भाई, लड़का होने पे भी थाली बजाते हैं, लेकिन ब्याह शादी में थाली बजाते हैं ढोल के साथ। तो उसी टाइम में आपको पता होगा बांकिया भी साथ में बजाते रहते हैं। तो ये है बांकिया। अब हम बात करने वाले हैं बांसुरी। भैया बांसुरी का और नाम क्या है? तो इस बांसुरी को कहते हैं नादी, क्योंकि इसमें से नाद की आवाज निकलती है, नाद निकलता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? नादी। ये जो मैंने बांसुरी तुझे दी ना, ये किसी को ना दी, किसी दूसरे को ना दी। तो बांसुरी का और नाम क्या है? नादी। बांस की लकड़ी से बनी होती है, इसमें छेद कितने होते हैं? 7। बांसुरी के अंदर मुख्य रूप से छेद कितने होते हैं? 7। लेकिन 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे क्या कहते हैं? पावला। पा से 5 और पा से पावला। और 6 छेद वाली बांसुरी क्या कहलाएगी? रूला। रूला। 6 छेद वाली बांसुरी कहलाती है रूला, 5 छेद वाली बांसुरी कहलाती है पावला। और भैया बांसुरी का प्रमुख वादक कौन था? उसका नाम था हरि प्रसाद चौरसिया। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बांसुरी का प्रमुख वादक कौन था? उसका नाम था हरि प्रसाद चौरसिया। कुछ नहीं है, बांसुरी क्या है तो आप जानते हो भैया, 7 छेद वाली जो वाद्य यंत्र है 7 छेद वाला, वो क्या है? बांसुरी। दिमाग में रह जाएगा आराम से। और बांसुरी को और क्या कहते हैं? नादी। बांस की लकड़ी से बनी है, इसी कारण इसका नाम क्या है? बांस की लकड़ी से बनी हुई एक वाद्य यंत्र जिससे सुर निकलते हैं, तो नाम हो गया बांसुरी। छेद 7। और क्या कहते हैं? नादी। 5 छेद वाली बांसुरी भी होती है उसे कहते हैं पावला, और 6 छेद वाली बांसुरी होती है उसे क्या कहते हैं? रूला। और प्रमुख वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। और इसकी विशेषता, ये भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है, भगवान श्री कृष्ण भी बजाते थे बांसुरी। याद रख लोगे ना? तो देखो बांसुरी को क्या कहते हैं? नादी। बांस की लकड़ी से बनी होती है, 7 छेद होते हैं, लेकिन 5 छेद वाली बांसुरी को क्या कहते हैं? पावला, और 6 छेद वाली को क्या कहते हैं? रूला। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और भैया प्रमुख वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। इंपॉर्टेंट बात है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। या बांसुरी के प्रमुख वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बंसी। ये याद रह जाएगा, ये है भैया बांसुरी। तो देखो, ए नातू बाबा 5 वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं। अलगोजा, नागफणी, तुरई, ए नातू बाबा, फिर बांकिया और बांसुरी। अब बात करते हैं ए नातू बाबा भू ने पूछ। भू मतलब भूंगड़। अभी देखते हैं भाई भूंगड़ को, जिसे रणभेरी भी कहते हैं। देखो भूंगड़, भूंगड़ का अन्य नाम क्या है? भेरी या रणभेरी। आप समझ गए होंगे, युद्ध के समय बजाया जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? युद्ध को हम कहते हैं रण, और रण में भेरी होगी तो इसका नाम हो गया रणभेरी। पीतल की धातु से बना है और आकृति बिगुल के समान। वैसे युद्ध हो गया मतलब हम कहते हैं ना बिगुल हो गया, बिगुल बज रहा है, तो दिमाग में रख लें युद्ध के समय बजने वाला ये क्या है भैया? भूंगड़। और पीतल की धातु से बना, इसे भेरी या रणभेरी भी कहते हैं, बिगुल के समान ये है। और वादन कब होता है? युद्धारंभ से पूर्व, युद्ध के आरंभ होने से पूर्व क्या बजाया जाता है? भूंगड़।
और भैया कौन बजाते हैं? भवई जाति के लोग। और किस क्षेत्र में भैया? मेवाड़ क्षेत्र में। और विशेषता, ये भवई जाति का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ये भवई जाति का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो आपको अगर याद रह रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, या सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? अभी 2 मिनट पहले हमने देखा है सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। ईमानदारी से लिखना अगर याद है तो, ठीक है? पीछे जाके देखना मत, वापस रिपीट मत करना, ठीक है? तो ये भवई जाति का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? भूंगल। देखो, भे से भवईर, भे से भूंगल, भे से भवईर, भे से भूंगल। तो भवई जाति का प्रमुख कौन सा है? भूंगल। और बात करते हैं, देखो भैया सुनना, सबके सब देखने का प्रयास करना। भूंगल की हमने बात कर ली, तो देखो ए ना तू बाबा, बू ने बुस, ने से नड़। तो बात करते हैं, देखो नड़, नड़ को और क्या कहते हैं? नढ़। और क्या कहते हैं? कानी। और क्या कहते हैं? भोपों की बीन। भोपे बजाते हैं इसलिए इसको भोपों की बीन भी कहते हैं, नड़ को। इसका निर्माण होता है कगोर या केर की लकड़ी से, कगोर या केर की लकड़ी से। नड़ में छेद कितने होते हैं? 4। और भैया इसका वादन कौन से क्षेत्र में होगा? पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में। और कौन करेंगे? भोपे या भील जाति के लोग, ठीक है? और इसके प्रमुख वादक कौन हुए? कर्णा भील। आपको पता है बड़ी बड़ी मूछें रखते थे कर्णा भील, और ये जो कर्णा भील है ये क्या बजाते थे? नड़। और कर्णा भील के बाद में इसको बजाने वाले कौन हुए? उनका नाम है मालेखा, 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 मालेखा। कर्णा भील और मालेखा, कर्णा भील और मालेखा। इसके अलावा देखो नड़ है, इसकी खास बात क्या है? ये राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। राजस्थान में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? नड़। आपको पता होगा हमने फर्स्ट वीडियो में यही बात देखी थी, राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र नड़। लेकिन आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम, टामक, धौंसा। बम कह दो, टामक कह दो, धौंसा कह दो। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम, टामक, धौंसा। सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? नड़। और ऐसे ही भैया आपसे पूछ ले सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, अगर आप रेगुलर नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। सबसे छोटा वाद्य यंत्र दिमाग में रखना। चलो अब मैं बात करता हूं, देखो हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो नड़ है इसका वादन माताजी व भैरू जी के गीत गाते समय किया जाता है। भील समुदाय के लोग हैं, माताजी और भैरू जी के जब गीत गाएंगे तो उस समय भैया क्या बजाएंगे? तो आप आराम से बता सकते हो, इसका वादन माताजी और भैरू जी के गीत गाते समय किया जाता है, मतलब नड़ बजाएंगे। याद रख लोगे ना, माताजी और भैरू जी के जो गीत गाएंगे उस टाइम क्या बजाएंगे भैया? नड़। आराम से याद रह जाएगा। वापिस देखो, नड़ को कहते हैं नड, और कहते हैं कानी, और कहते हैं भोपों की बीन। और इसका निर्माण केर की लकड़ी से, एक ही शब्द याद रख लो, या कगोर की लकड़ी से। छेद होते हैं 4। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर ही केर की लकड़ी है, तो वहीं बजाएंगे। कौन बजाएंगे? भोपे, क्योंकि माता जी के भोपे और भैरू जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं नड़ का। कब करते हैं? तो माताजी और भैरू जी के गीत गाते समय। राजस्थान का सबसे लंबा लोक वाद्य है, 1 मीटर लंबा है। और प्रमुख वादक कौन था? कर्णा भील और मालेखा, कर्णा भील और मालेखा। आप मुझे बताने का प्रयास करें, कमेंट में जरूर लिखें। ये जो हरि प्रसाद चौरसिया थे, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। 2-3 बार नाम बोले, उच्चारित करें, अपने आप याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरि प्रसाद चौरसिया। तो याद होगा बांसुरी, 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 हरि प्रसाद चौरसिया। ऐसे ही मुझे बताने का प्रयास करें, राम नारायण चौधरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? नाक से बजाते थे, 2 बांसुरियों को नाक में डाल के। राम नारायण चौधरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? याद आ रहा होगा, कमेंट कर दिया होगा। और नहीं तो फिर मैं बता दूं आपको, 2 बांसुरियों वाला क्या होता है? अलगोजा। और अलगोजा के प्रमुख वादक कौन है? राम नारायण चौधरी, पदमपुरा गांव, जयपुर के। तो चलो ऐसे साथ साथ में आप देखते चले, इन चीजों को बार बार रिपीट करते चले, अपने आप आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। ये हो गया भैया नड़। इसके अलावा बात करें पुंगी। हकीकत में देखो, हमने सबसे पहले देखा था अलगोजा। अलगोजा को सिंध क्षेत्र में पुंगी कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछ ले पुंगी, मतलब अलगोजा को बीन भी कहते हैं, पुंगी भी कहते हैं, तो दिमाग में रखना। तो ऐसे ही हल्का सा सुन ले, ये जो पुंगी है, पुंगी का शुद्ध नाम क्या है? बीन। बीन, आपने गाना सुना होगा, पुंगी बजा तो आईजे जोगी, बीन बजा तो आईजे। तो पुंगी बीन का ही शुद्ध नाम है, या बीन पुंगी का नाम है। अब बात करता हूं पुंगी, अन्य नाम क्या है? बीन। इसका निर्माण किससे होता है? घिया या लौकी की तुम्बी से। आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये एकदम ये लौकी है,
और इसके अंदर ये देखो ये डंडी फंसा रखी है, तो घिया या लौकी की तुम्बी है, और उसमें देखो बांस की डंडी फंसा के क्या बनाई है, पुंगी। और इसका वादन कौन करते हैं, सपेरा या कालबेलिया। कालबेलिया एक आपको पता होगा जाति है, और कालबेलिया जाति के जो नृत्य आगे हम पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य उसमें हम देखेंगे, आपको पता होगा कालबेलिया जाति के नृत्य कौन से। तो देखो शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी। शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी। शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी। और आप जानते हो कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा मतलब नृत्य करती है। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो दिमाग में रखना वो कौन सा हो जाएगा, बागड़िया। बागड़िया, शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी, ये किसके नृत्य हो जाएंगे, कालबेलिया जाति के। तो देखो ये वही सपेरा या कालबेलिया है, इनका ये क्या बजाते हैं, पुंगी। पुंगी दिमाग में रखना, पुंगी का वादन कौन करते हैं, सपेरा या कालबेलिया। और विशेषता क्या है, देखो इडोनी नृत्य करते समय पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र बजाते हैं, पुंगी के साथ में खंजरी भी बजाते हैं। तो इडोनी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी है, पुंगी। और भैया ये सपेरा या कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है, दिमाग में रखना। पुंगी बजा तो आइजे जोगी, बीन बजा तो आइजे। तो कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा, पुंगी, या आप बता सकते हो बीन। तो देखो अभी हमने क्या देखा, ए नातू बाबा, बू ने पुस, पुंगी हो गया। अब शे से क्या होगा, शहनाई, है ना। आप में से बहुत सारों की तो शहनाई बजी हुई होगी, अगर नहीं बजी तो जल्दी बज जाएगी। सही ढंग से सिस्टम से पढ़ते चलें, अपने आप कभी ना कभी तो आपके घर में भी शहनाई बजेगी। तो देखो भैया शहनाई। अब देखो ऐसे याद रखो, जो भी आप पढ़ रहे हो तुम्हारी शहनाई बज गई है, अब इधर उधर न फिरी न फिरी, तो शहनाई को और क्या कहते हैं, न फिरी। और इसे क्या कहते हैं, हुर्रनाई। हुर्रनाई, मजे लो इस शब्द का, हुर्रनाई। तो देखो न फिरी, हुर्रनाई, सुंदरी, ए सुंदरी, अब तेरी शहनाई बज चुकी है, अब इधर उधर न फिरी, हुर्रनाई, है ना, नाई के साथ हुर्र हुर्र करती ना फिरी। तो देखो शहनाई को क्या कहते हैं, न फिरी, हुर्रनाई, सुंदरी और नक्सासी। नाक से सांस लेके बजाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया, नक्सासी। दिमाग में रखना, नफिरी, हुरनाई, सुंदरी और नक्सासी। ए सुंदरी, अब इधर उधर भटकती न फिरी, क्योंकि तेरे क्या बज गई है, शहनाई, हुर हुर करती नाई के साथ न फिरी। तो देखो न फिरी, सुंदरी, हुरनाई और नक्सासी किसके नाम है, शहनाई के। शहनाई का निर्माण किससे होता है, शीशम हुए सागवान की लकड़ी से। और भैया इसकी आकृति कैसी है, चिलम के समान। आप एक आध वाद्य यंत्र और भी देखेंगे, एक पीछे भी देखा था हमने चिलम के समान वाद्य यंत्र, लेकिन चिलम के समान वाद्य यंत्र आपसे सीधा सीधा अगर पूछ ले चिलम के समान वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो क्या बताओगे भैया, शहनाई। और भैया शहनाई में छेद कितने होते हैं, 8। 8। जो ज्यादा आंट रखता है ना उसकी शहनाई नहीं बजती, जो आंट नहीं रखता उसके शहनाई बज जाती है। देखो शहनाई का वादन पश्चिमी राजस्थान में कौन, लंगा जाति के लोग। ऐसे याद रख लो, प्लीज ऐसे याद रख लो, जिसके घर में जिस लड़की की शहनाई बज गई, अब वो क्या पहनेगी, लहंगा। तो जाति कौन सी है, लंगा। जिस जिस लड़की की शहनाई बज गई, अब वो सलवार सूट की जगह या प्लाजो की जगह अब क्या पहनेगी, लहंगा। तो दिमाग में रख लें लंगा जाति। और किस अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, ब्याह, शादी, सगाई, इस ऐसे शुभ अवसर पर क्या बजाई जाती है, शहनाई। वापिस देखो शहनाई का अन्य नाम क्या है, सुंदरी, नफिरी, हुरनाई, सुंदरी, नफिरी, हुरनाई। ए सुंदरी, तेरे शहनाई बज गई है, अब इधर उधर न फिरी, हुर हुर करती नाई के साथ। सुंदरी, नफिरी, हुरनाई और नक्सासी। निर्माण शीशम हुए सागवान की लकड़ी से, आकृति चिलम के समान, छेद 8। और पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग शहनाई को बजाते हैं, किस अवसर पर, मांगलिक अवसर पर। अब बात करते हैं भैया, देखने का प्रयास करें प्रमुख वादक कौन हुए। भारत में शहनाई के जो सबसे लोकप्रिय वादक हुए उनका नाम था बिस्मिल्लाह खां, और वर्ष 2011 में आपको पता होगा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नाम आ गया तो मैं 2-4 मिनट के लिए बोल ही लेता हूं, सुन लें। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1954 ईस्वी के अंदर। और ये भारत रत्न पुरस्कार आपको पता होगा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रतिवर्ष तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब जब भी दिया जाएगा तो लगभग गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। तो दिमाग में रखना, देते कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को किन किन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देना है, तो राष्ट्रपति को
नाम सजेशन कौन करते हैं? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति हैं वो भैया भारत रत्न पुरस्कार देते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और किस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो भैया सुन ले, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल, इन क्षेत्रों में कोई अच्छा काम करता है तो उसे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और आपको पता होगा पहली बार 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचार्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य, इन 3 लोगों को 1954 में एक साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सर क्या ये देशवासियों को ही देते हैं या विदेशी नागरिकों को भी देते हैं? भैया ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन आज तक 2 ऐसे विदेशी नागरिक हुए जिनको हमने ये भारत रत्न पुरस्कार दिया है। वो कौन है? पहले नागरिक है जिनका नाम है खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान भी कहते हैं, जो कहां के निवासी हैं? पाकिस्तान के। वही खान अब्दुल गफार खान जिन्होंने 1931 में जब गांधी जी ने सविनय अभियान आंदोलन चलाया था, तो उन्होंने, आपको पता होगा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर लाल कुर्ती दल बना के और उस सविनय अभियान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, चलाने का काम किया था। तो भैया उनकी भावना भारत से जुड़ी हुई थी, इसीलिए हमने उनको ये पुरस्कार दिया। नाम क्या है? पहले विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया उनका नाम है खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान भी कहते हैं। और भैया इन्होंने सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफार खान, जिन्होंने, आपको पता होगा, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था, जिनके सारे के सारे लोग लाल कमीज पहनते थे, इसीलिए खुदाई खिदमतगार नामक जो संगठन है उसे और क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। भैया दूसरे विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो उनका नाम है नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। आपको पता होगा दक्षिणी अफ्रीका के निवासी थे, अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, नेल्सन मंडेला। 2 विदेशी नागरिक हुए जिन्हें ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सर ये जिंदा आदमी को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है या मरणोपरांत उनके परिवार वालों को भी दे सकते हैं? तो भैया मरणोपरांत भी ये पुरस्कार मिल सकता है। और आपको याद रखना है, देश में पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो भैया आप जानते हो, वो व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। आप जानते हो ना, विदेशी धरती पर देह त्यागने वाले एकमात्र देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। सर ये आप तो जो अभी नाम ले रहे हो सारे पुरुषों के ही नाम लिए हैं, सर केवल पुरुषों को ही मिलता है या महिलाओं को? नहीं भैया, महिलाओं को भी मिलता है। आज तक 5 ऐसी महिलाएं हुई है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। वो 5 महिलाएं कौन है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली। इसके अलावा एम एस सुब्बा लक्ष्मी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी। इसके अलावा मदर टेरेसा और लता मंगेशकर। तो 5 ऐसी महिलाएं हुई है जिन्हें ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो आप आराम से बता सकते हो, सचिन तेंदुलकर को। और भैया वर्ष 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो मैं बता दूं, 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो जिन किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को वो 5 लोगों के नाम याद हैं तो वो कमेंट में जरूर लिखना। और एक कमेंट में मुझे ये भी बताना, आज तक टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। हाँ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा तो आए, कम से कम आप थोड़ा सा कमेंट करें तो ऐसे मतलब कोई भी टॉपिक हो। मैं तो एक ही जानता हूं, अपने बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया ज्ञान कंठ और पयो अंठ, ज्ञान कंठ और पयो अंठ वो ही काम आया करे। तो भैया ज्ञान तो आपको कंठस्थ है, वही एग्जाम में काम आएगा, और पैसा आपके अंट में है, आपके पास है, वही काम आएगा। नहीं सर हम तो ऑनलाइन ही कर देंगे। अरे भैया नेट की प्रॉब्लम हो गई तो ऑनलाइन पे कहां से कर दोगे? तो समस्या हो सकती है ना। तो इसीलिए भैया मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, ज्ञान को कंठस्थ करो बस, और आपके सिलेक्शन ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। बार बार मेहनत करो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। एक रस्सी भाटे को काट देती है। तो भैया ये पढ़ाई कौन सी चीज है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। तो देखो हम बात कर रहे हैं अभी ध्यान करना भैया शहनाई की, और शहनाई के प्रमुख वादक भारत में कौन हुए? बिस्मिल्लाह खान। ये भारत रत्न नाम आ गया इसलिए मैंने चर्चा कर दी थी, और कुछ नहीं है। फिर देखो अपने राजस्थान में प्रमुख वादक कौन हुए? चांद मोहम्मद खान। और कौन है? पंडित दया शंकर।
चांद मोहम्मद का। देखो, चांदों के सेना बज गई और तुम्हारे सेना ही नहीं बजी, ढंग से पढ़ो, तुम्हारे भी सेना ही बज जाएगी। चांद मोहम्मद का, पंडित दयाशंकर, अनंत पाल, दिमाग में रखना, पंडित दयाशंकर, अनंत पाल और मांगी बाई। भैया मांगी बाई नामक एक शहनाई वादक हुई है, लेकिन याद रखना प्रमुख 13 ताली नृत्यांगना भी हुई है, जिसका नाम क्या है, मांगी बाई। आप जानते हो ना ये, आगे हम पढ़ेंगे। जो 13 ताली नृत्य होता है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मंजीरा। मंजीरा जो कैसा वाद्य यंत्र है, घन। घन वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मंजीरा। ये जो 13 ताली नृत्य है, इसका उद्गम स्थल किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है पादरला गांव पाली को। और ये जो 13 ताली नृत्य है, कैसा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, रुपए पैसे कमाने के लिए किया जाता है। और कैसा है, धार्मिक नृत्य है। रामसा पीर या रोनीचा के मंदिर के बाहर कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो बैठकर ये नृत्य करती है। और ये जो नृत्य करती है, इसमें आपको पता होगा घरेलू कार्यों को महत्व दिया जाता है, जैसे झाड़ू लगाना, जैसे थेपड़ी थापना, जैसे भैया मतलब बिलोना करना, ऐसे मतलब जो घरेलू कार्य होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। हालांकि नृत्य पढ़ेंगे उस टाइम हम डिटेल में करेंगे। और प्रमुख 13 ताली नृत्यांगना कौन हुई थी, मांगी बाई। तो ऐसे ही भैया शहनाई बजाने वाली भी कौन हुई है, मांगी बाई, दिमाग में रख लेना। अब हम बात करते हैं विशेषता। ये सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। आप जानते हो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, उसका नाम क्या है भैया, शहनाई। और ये सबसे सुरीला वाद्य यंत्र माना जाता है। भाई सुरीला है तभी तो सर्वश्रेष्ठ है, मीठा है तभी तो भैया सर्वश्रेष्ठ है। और ये विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो आपसे पूछ ले, विवाह में सर्वाधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, शहनाई। और इसका वादन नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मंदिरों में बजता है नगाड़ा, वैसे ब्याह शादी में भी बजता है नगाड़ा, लेकिन विशेष याद रखना मंदिरों में बजता है नगाड़ा। और मंदिरों में नगाड़ा बजाओगे तो तुम क्या करोगे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तो प्रमुख नगाड़ा वादक कौन हो जाएंगे, रामा कृष्ण। खैर जो भी हो, हम अभी बात कर रहे थे, वापिस जुड़ना, बीच में भारत रत्न की और की बात आ गई। हम देख रहे हैं शहनाई। शहनाई को क्या कह रहे हैं, देखो, ए सुंदरी तेरे शहनाई बज गई, अब इधर उधर न फिरी, हुर हुर करती नाई के साथ। और नक्सासी, निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से, आकृति होती है चिलम के समान और छेद होते हैं 8। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग शहनाई बजाते हैं और मांगलिक अवसरों पर ब्याह शादी सगाई में बजाते हैं। इसके अलावा प्रमुख वादक भारत में तो बिस्मिल्लाह खान, अपने राजस्थान में चांद मोहम्मद खान, पंडित दयाशंकर, अनंत पाल और मांगी बाई। प्रमुख 13 ताली नृत्यांगना भी मांगी बाई। ये मांगी बाई अलग है, ये मांगी बाई अलग है। और हमने और इसकी विशेषता देखी, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला है, मांगलिक अवसर या विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। और नगड़ा वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है भैया, शहनाई। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब आगे की बात करते हैं भैया, देखो मशक, आपको दिख रहा होगा, बकरी की खाल या बकरे की खाल से एक पूरा थैले नुमा, जैसे थैला होता है वैसे के वैसे ये देखो ये बना हुआ है मशक। तो दिमाग में रखें, मशक का निर्माण बकरी के चमड़े से होता है। इसमें 2 नलियां हैं। आपको पता होगा, एक नली से तो फूंक दे रहे हैं, 2 नीचे जो नलियां हैं उनमें से वो आवाज निकलती, हवा निकलती रहती है। अब इसमें ये जो थैला है ना, इसको गले में लटका के और फिर यूं खाक से दबाते जाएंगे, इधर से हवा भरते जाएंगे, इधर से खाक से दबाते जाएंगे, उन नलियों में से आवाज निकलती जाएगी और इसमें से अच्छे स्वर निकलते जाएंगे। तो देखो, मशक का निर्माण बकरी के चमड़े से, नलियां होती है 2, आकृति होती है थैले नुमा या बोरे नुमा, और समानता बेग पाइपर से, बेग पाइपर के समान है मशक। मशक किससे समानता रखता है, बेग पाइपर से। और इसके अलावा वादन देखो, मेवात व ब्रज क्षेत्र में, मेवात आप समझ गए होंगे अलवर के आसपास का क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र समझ गए होंगे भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, कौन, नाथ व जोगी बजाते हैं भैया मशक को। मशक को कौन बजाते हैं, नाथ और जोगी। आप समझ गए होंगे, बकरे के बकरा या बकरी कोई भी हो, उसके जो मतलब चमड़ा होता है पूरी, होगा क्या, कुछ नहीं, बकरी कोई मर जाएगी तो उसकी भैया वो जो टांगे हैं, जो हड्डियां हैं, उनको तो निकाल लेंगे, और बाकी वो पूरा का पूरा खाल है थैले नुमा, उसको काम में ले लेंगे। तो उसमें 2 तरफ है, वो क्या भर देंगे, 2 तरफ नलियां लगा देंगे, ऊपर की तरफ एक और नली होगी, तो ऊपर वाली नली से हवा भरेंगे और 2 नीचे की नलियों में से हवा निकलती जाएगी, ऐसे खाक से दबाते जाएंगे। तो ये क्या है भैया, मशक। दिमाग में रखना, थैले नुमा या बोरे नुमा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मशक। और बकरे के चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मशक। मेवात और ब्रज क्षेत्र में नाथ और जोगी बजाते हैं। और प्रमुख वादक कौन है, श्रवण कुमार। ये नागौर के निवासी हैं भैया श्रवण कुमार, और ये भैया मशक के प्रमुख वादक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि भी इस मशक को किसने दिलाई है, श्रवण कुमार ने। बात करते हैं भैया इसकी विशेषता।
इसके एक मुंह से हवा भरते हैं तथा दूसरी तरफ लगी हुई दो नलियों से हवा बाहर निकलती है। एक तरफ से तो हवा भरेंगे, फिर खाक से दबाएंगे तो दो नलियों से हवा निकलती जाएगी। तो गले में लटका लेंगे थैले की तरह, यहां से हवा भरते चलेंगे और दबाते चलेंगे। इसे खाक में दबाकर बजाया जाता है। आप समझ गए, यहाँ पे दबा के बजाया जाता है। इसका वादन अतिथि सत्कार में किया जाता है। जब भी कोई मेहमान नवाजी करनी हो तो फिर किसको बजाएंगे भैया? मशक को। कुछ नहीं है, थैला है बकरी का बना हुआ, उस थैले को पूरा दबा लेंगे खाक में, ऊपर से हवा भरते चलेंगे, दो नलियों से हवा निकलती चलेगी। ठीक है। और इसे भैरून जी के भोपों का वाद्य यंत्र माना जाता है। याद रखना, भैरून जी के भोपों का वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? तो आप बता सकते हो भैया किसे? वो है कौन सा? अलगोजा नहीं, नहीं नागफणी, नहीं और कोई बांकिया बांकिया। तो कौन सा वाद्य यंत्र है अभी जो हम पढ़ रहे हैं? बकरी के थैले नुमा जो वाद्य यंत्र होता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रवण कुमार ने प्रसिद्धि दिलाई थी? तो भैया वो वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक 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 मशक। दिमाग में रखना, दो तीन बार बोलना, मशक मशक मशक। देखो, बकरी के चमड़े से बना है, दो नलियां हैं, थैलेनुमा या बोरेनुमा वाद्य यंत्र है, बेक पाइपर से समानता रखता है। नाथ वे जोगी बजाते हैं मेवाज और ब्रज क्षेत्र में। श्रवण कुमार ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। और भैया सुन ले हल्की सी एक बात, अतिथि सत्कार में इसे बजाते हैं। और भैया ये भैरू जी के भोपों का वाद्य यंत्र माना जाता है। लेकिन हमने नोट में देखो, आपको दिख रहा होगा, भैरून जी के भोपों का अगर प्रमुख वाद्य यंत्र पूछ ले तो वो कौन सा है? घुंघरू। भैरून जी के भोपे आपको पता होगा, कमर पे आपको पता है घुंघरू बांध के फिर वो इधर उधर नाचते रहते हैं, है ना? या तो वो नोरा फतेही आपको पता होगा घुंघरू बांध के नाचती है, या ये भैरू जी के भोपे होते हैं, ये घुंघरू बांध के नोरा फतेही से भी तेज खतरनाक नाचते हैं। तो दिमाग में रखना भैया, भैरू जी के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र तो घुंघरू है, लेकिन भैरू जी के भोपे और किसे बजाते हैं? मस को भी बजाते हैं। दिमाग में रह जाएगा, ज्यादातर सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, थैले नुमा वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? मशक। या बोरे नुमा वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक। और मशक किससे बनाया जाता है? तो भैया वो जो बकरा है या बकरी है उसके चमड़े से बनता है मशक। और मशक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई है? श्रवण कुमार ने, जो भैया आपके नागौर के वासी हैं, निवासी हैं। अब बात करते हैं भैया मुरला। मुरला को और क्या कहते हैं? मुरली। और क्या कहते हैं? मानसूरी। और क्या कहते हैं? आगोर। और क्या कहते हैं? टांकी। और मुरला का निर्माण होता है भैया तुम्बी में नलियां फंसाकर, तुम्बी में नलियां फंसाकर। और इसका वादन पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग करते हैं, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान ही है वाद्य यंत्र। और इसकी विशेषता क्या है? ये पुंगी का परिष्कृत रूप माना जाता है। आपने देखा होगा, पुंगी बजा तो आइजे जोगी, बीन बजा तो आइजे। पुंगी या बीन कालबेलिया या सपेरा जनजाति का नृत्य है, तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया, उस परिष्कृत मतलब उसमें चेंजिंग, सुधार, तो वो क्या हो गया? मुरला। दिमाग में इतना ही रखना, पुंगी का परिष्कृत रूप किसे कहते हैं? मुरला को। तो पुंगी का परिष्कृत रूप यानी कि शुद्र हुआ रूप क्या है भैया? मुरला। मुरला को और क्या कहते हैं? मुरली। और क्या कहते हैं? मानसूरी। और क्या कहते हैं? आगोर। और क्या कहते हैं? टांकी। वो टांकी हथौड़ा नहीं है, ये टांकी है, दिमाग में रखना। मुरला को ही कहते हैं आगोर, ये गायें घुसाने वाली गोर, आ गोर। मानसूरी, मानसूरी, आ गोर, टांकी और मुरली, इसी मुरला का नाम है। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो, तुम्बी में नली फंसाकर क्या बनाते हैं? पूंगी। और तुम्बी में नलियां फंसाकर और क्या बनाते हैं? मुरला। तो ये हो गया भैया आपके मुरला। इसके बाद में भैया मोरचंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, आपको पता होगा राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? वो कौन सा है? मोरचंग। मोरचंग देखने का प्रयास करें। अन्य नाम क्या है राजस्थान का? जूझ हॉर्प। भैया यूरोप में बजने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है जूझ हॉर्प। वैसा का वैसा हमारे यहाँ पे मोरचंग है, तो इसे कहते हैं राजस्थान का जूझ हॉर्प। इसका निर्माण लोहे की नलियों से होता है और वादन रेगिस्तानी क्षेत्र में लंगा और मंगनियार जाति के लोग इसका वादन करते हैं। प्रमुख वादक कौन है? कम्मू खां, कल्याण खां। भाई मोरचंग कोई बजाएगा उसका तो कल्याण हो जाएगा। कम्मू खां, कल्याण खां, कम्मू खां, कल्याण खां, कम्मू खां, कल्याण खां। देखो भैया, मोरचंग कौन बजा रहे हैं? कम्मू खां, कल्याण खां, कम्मू खां, कल्याण खां, मोरचंग। और इस वाद्य यंत्र को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। छोटा ही है, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र को सारंगी की जब संगति होती है तब बजाते हैं। सारंगी की संगति में बजाया जाता है। जब सारंगी की कोई संगत होगी तो उसमें क्या बजाते हैं भैया? मोरचंग। और ये राज्य का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राज्य का सबसे लंबा वाद्य यंत्र नड़। आयतन की दृष्टि से बड़ा वाद्य यंत्र बम टामक धोसा। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं भैया शिंगा। शिंगा आप समझ गए होंगे, इसे रणसिंगा भी कहते हैं।
ये पित्तल की धातु से बना हुआ है, शींग से नहीं बना हुआ, शींग की तरह है, पित्तल की धातु से बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया, शींगा। धनुषाकार है, जैसे धनुष है, जैसे शींग होता है गाय भैंस का, उसी की तरह ये देखो शींगा है। और साधु सन्यासी बजाते हैं युद्ध के समय प्रभावी आवाज में बजाने के कारण इसे क्या कहते हैं, रण सिंगा। युद्ध मतलब रण, और रण में ये सिंगा बज रहा है, इसी कारण प्रभावी आवाज में, मतलब जोर से दमदार तरीके से, इसीलिए इसे रण सिंगा कहते हैं। और ये वाद्य यंत्र बलदार सींग की तरह बना होता है, बस टेढ़ा मेढ़ा है भैया, पीतल की धातु को टेढ़ा करके सींग की तरह और फिर बना दिया जाता है। और इसको प्राय साधु भगवान का स्मरण करने के बाद बजाते हैं। कुल मिला के साधुओं का है ये सिंगा। और सिंगे को कब बजाएंगे, जब भगवान की प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में क्या बजाएंगे भैया, सिंगा। पीतल की धातु से बना है, धनुषाकार है, टेढ़ा ही है ना, वही पुष्पा की तरह, दिमाग में रखना, टेढ़ा धनुषाकार है ये सिंगा। अब बात करते हैं भैया सुर नाई। ये शीशम या सागवान की लकड़ी से बना है, समानता किसे रखता है, सहनाई की तरह, सहनाई, सहनाई से समानता रखता है सुरनाई, सुरनाई। शीशम या सागवान की लकड़ी से बना है, पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार, जोगी और डाडी जाति के लोग क्या बजाते हैं, सुरनाई। और इसके प्रमुख वादक कौन हुए हैं, पेम्पे खां, मांगणियार, मांगणियार जाति का पेम्पे खां, और कौन है दुगे खां, और कौन है रामदीन। पेम्पे खां, दुगे खां, रामदीन, 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 पेम्पे खां, दुगे खां, रामदीन। ये क्या बजाते हैं भैया, सुरनाई, दिमाग में रखना, सहनाई नहीं, सुरनाई। और सुरनाई शीशम या सागवान की लकड़ी से बना है, और इसकी समानता शहनाई की तरह ही है। सुरनाई पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार, जोगी और ढाडी इसे बजाते हैं। पेम्पे खां, दुगे खां और रामदीन इसके प्रमुख वादक हैं। विशेषता क्या है, ये जो सुरनाई है ना, इसमें देखो भैया, खजूर या ताड़ के वृक्ष की एक पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, इस पत्ती की क्या लगी होती है, रीढ़, रीढ़, बस कुछ नहीं है, एक हल्की सी यूं पत्ती है, वो टच होती जाएगी, फटफट 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 करती जाएगी, अलग ही आवाज निकलेगी। और रीढ़ को होठों में दबाकर लगातार फूंकते हुए इसे बजाते हैं। बस रीढ़ है, उस रीढ़ को होठों में दबा लो और फूंक देते चलो, बजाते चलो। इसे गीला करके भी बजाया जाता है, इसे नगसासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि नाक से सांस लेके बजाया जाता है। गीला करके कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है सुरनाई। और इसे ढोली, लंगा, जोगी और मांगणियार लोग नगड़ा व कमाईचा के साथ बजाते हैं। देखो, ढोली, लंगा, जोगी और मांगणियार लोग जब भी नगाड़ा बजाते हैं, कमाईचा बजाते हैं, उसके साथ में किसको बजाएंगे, सुरनाई को। और इसे मांगलिक अवसरों पर भी बजाया जाता है। आप जानते हो ना, सुरनाई किसके समान है, शहनाई के समान। और शहनाई कब बजाते हैं, मांगलिक अवसरों पर, तो सुरनाई भी कब बजाएंगे, मांगलिक अवसरों पर। आराम से याद रह जाएगा। और अब बात करते हैं भैया सींगी। कुछ नहीं है, पशुओं के सींग होते हैं, जब कोई पशु मर जाता है उसके सींग है, उनको बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके, उनको थोड़ा तैयार करके, और फिर साधु सन्यासी बजाते हैं, बस सींगी। इसके अलावा देखो कर्ण, एक तो देखो नड़ को बजाने वाला कर्णा भील अलग था, नड़ बजाता था, नड़ का जादूगर कहलाता है कर्णा भील। लेकिन एक कर्णा वाद्य यंत्र है जो पित्तल की चद्दर से बना होता है, और भैया तुरई से इसकी समानता है कर्णा की। और भैया चिलम के समान है। आपको मैंने पहले भी बताया, दो तीन हमने चिलम के समान वाद्य यंत्र देखे हैं, लेकिन याद रखना, जब भी आपसे पूछ ले चिलम के समान वाद्य यंत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे, शहनाई। प्राथमिकता किसको देनी है, सहनाई को। ऐसे ही याद रख लो, किसी के घर में सहनाई बजेगी तो बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या पिएंगे, चिलम, चिलम। तो याद रखना भैया। और इसका जो वादन होता है रण क्षेत्र में और राज दरबार में होता है भैया कर्णा का वादन। और ये 7-8 फीट लंबा एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप भली भांति जानते हैं, राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र है, उसका नाम क्या है भैया, नड़। नड़ कौन बजाता था, कर्णा भील। नड़ का जादूगर कह दो, वो कौन था भैया, कर्णा भील। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे हमने जो वाद्य यंत्र देखे हैं भैया, ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए हमारे। कल हमने तत्व वाद्य यंत्र पढ़े थे, आज हमने सुशीर वाद्य यंत्र पढ़े। आप जानते हो फूंक दे के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। और भैया उनका ट्रिक याद कैसे रखोगे, ए नातू बाबा भूने पोस मामो मौसी सु सीख सी, ए नातू बाबा भूने पोस मामो मौसी सु सीख सी। ए अलगोजा, ना नागफणी, तू तुरई, ए नातू बाबा, बा से बांकिया, बा से बांसुरी, ए नातू बाबा, भू ने पूस, भू से भूंगल, ने से नड़, पू से पूंगी, से सेने। ए नातू बाबा भू ने पूस, मामू मोसी सु सीख सी, मैं से मसक, मुंह से मुरला, है ना, मामू मोसी सु सीख सी, मो से
मोरचंग, सी से सिंगा, मोसी, सू से सुरनई, अरे सी से सिंगी और के से करना। बस आराम से याद रह जाएगा। ए नातू बाबा बू ने पूछ, मामो मोसी सू सीख सी। अगर 2-3 बार इस ट्रिक को आप काम में लोगे तो ये सारे वाद्य यंत्र भी याद हो जाएंगे, इनके वादक, इनकी खास खास बातें आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके साथियों, आपने मुझे और इन वाद्य यंत्रों को इतने लंबे टाइम तक आपने पढ़ा, रीड किया, तो इसके लिए आप सबका शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप जुड़े रहिए और आपके अपने YouTube चैनल के इस लिंक को आप पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।